सीटेट को पास करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने समझ लिया है। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से आपको मार्क्स लेके आने हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स को चूज़ कीजिए जहाँ से आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं या जहाँ से अच्छे मार्क्स आप लोग ले सकते हैं। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप बहुत अच्छा स्कोर लेकर जा सकते हैं। बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है, थोड़ी-सी ट्रिक देखनी है और उसके साथ-साथ थोड़े से ग्रामर पोर्शन को हमें व्याकरण को थोड़ा-सा समझना है। हेलो एवरीवन, मैं अदिति उद्भव क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर एक और नई क्लास में आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज से हिंदी व्याकरण को स्टार्ट करेंगे और साथ के साथ धीरे-धीरे इस भाषा को इतने अच्छे से कवर करते हुए जाएंगे कि आपका हिंदी से कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत न हो और न ही उसमें आप कोई गलती कर पाए, क्योंकि जितनी आसान हिंदी है उतनी ही हम इसमें गलती कर जाते हैं। छोटी सी गलती से ही हमारा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जिस अब मैं आपको पूरा का पूरा हिंदी कवर करवाऊँगी, साथ के साथ आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना कि आपकी हिंदी के अलावा दूसरी लैंग्वेज क्या है? चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो। आपको पूरी कोशिश की जाए कि आपको हर लैंग्वेज के नोट्स मिले, हर लैंग्वेज के आपको क्लासेस मिले। क्योंकि लैंग्वेज में अगर आप अच्छा स्कोर कर जाते हैं ना, तो बाकी का जो आपका बचता है ना, वहाँ से आप 90 मार्क्स बहुत अच्छे से कवर कर जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला क्या होती है, क्योंकि व्याकरण को समझने से पहले हमें वर्णमाला को समझना होगा कि वर्णमाला क्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके साथ-साथ अगर वर्णों के व्यवस्थित समूह को जब वर्णमाला कहते हैं, तो वर्ण क्या होता है? देखिए, हमें पता चला कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन वर्ण क्या होता है? तो वर्ण की बात की जाए, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन जब इस ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है या ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण के द्वारा व्यक्त करते हैं। सबसे छोटी हमारी क्या है, ध्वनि है, लेकिन जब उनको हम समझने की कोशिश करते हैं, उस ध्वनि को लिखित रूप में व्यक्त करते हैं, तो उन किसके द्वारा किया जाता है, वर्ण के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ एक चीज़ और हमें समझनी है कि अगर भाषा की उच्चारण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई पूछी जाए, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी, ध्वनि होगी, लेकिन भाषा की लेखन की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होगी, वो होगी आपकी वर्ण। तो इसको आप नोट डाउन करते हुए जाइएगा कि क्या-क्या आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपको वो भी प्रोवाइड किया कराए जाएँगे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल आपके 52 52 वर्ण होते हैं। ये कौन-कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके स्वर, व्यंजन, अयोगवहा, उच्छिष्ट व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण आपके 52 होते हैं और इन वर्णों को बाँट दिया जाता है, छोटे-छोटे पार्ट में बाँट दिया जाता है। तो ये 5 पार्ट में इसको बाँटा जाता है। 5 पार्ट में आपका सबसे पहले आपका आता है स्वर। स्वर आपके संख्या में 11 होते हैं, व्यंजन आपके संख्या में 33 होते हैं और अयोगवहा आपके संख्या में 2 होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन आपके संख्या में भी 2 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी आपके संख्या में 2 होते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा और इन्हीं चीज़ों से इन्हीं सब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यही आप गड़बड़ कर जाते हैं। सबसे पहले हम स्वर की बात करते हैं कि स्वर वर्ण कैसे होते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उस वर्ण को हम क्या कहते हैं, उस वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उस वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ए से औ तक के जितने भी वर्ण हैं वो आपके स्वर वर्ण की कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं इसके प्रकार की। तो प्रकार की बात की जाए तो 3 तरीके से हम इसको बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्चारण की दृष्टि से, फिर जीभ के प्रयोग के आधार पर और फिर बात करते हैं मुख द्वार के खुलने पर खुलने के आधार पर, सॉरी।
तीन तरीके से हम इसको बांटते हैं, उच्चारण की दृष्टि से, जीभ के प्रयोग के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर। सबसे पहले हम जीभ के उच्चारण की दृष्टि से देखें तो तीन तरह के हमारे स्वर होंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। फिर उसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर बात की जाए तो तीन तरीके से, मतलब जीभ का प्रयोग क्या है कि जीभ जब उनको हम बोलते हैं तो हमारी जीभ का कौन सा हिस्सा उठ रहा है या कौन सा हिस्सा वर्क कर रहा है। तो ये भी तीन तरह के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य या केंद्रीय स्वर और तीसरा आपका होता है पश्च स्वर। फिर जब हम स्वर बोल रहे हैं, कोई भी वर्ण बोल रहे हैं, तो उस वर्ण को बोलने के टाइम हमारा जो मुख द्वार है, हमारा जो मुंह खुल रहा है, वो कितना खुल रहा है, उसी के आधार पर हमारे चार तरह के होते हैं, विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त और अर्धसंवर्त। अब हम उनके जो स्वर होते हैं, स्वर के प्रकार और कैसे कैसे उनको बांटा जाता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से हमारे स्वर कितने होते हैं। हमारे तीन तरह के स्वर होते हैं, एक होता है हमारा ह्रस्व स्वर, एक होता है हमारा दीर्घ स्वर और एक होता है हमारा प्लुत स्वर। तो जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, उस स्वर को हम क्या कहते हैं, उस स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, ये संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से स्वर आपके इस कैटेगरी में आएंगे, वो होगा आपका ए, ई, उ, री। देखिए ये आप लोग इन चीज़ों को आप लोग समझते हुए चलिए कि संख्या कितनी होती है और कौन कौन से होते हैं, क्योंकि यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी चीज़ को आप लोग ध्यान करते हुए चलेंगे, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। उसके बाद बात आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उस स्वर को हम क्या कहते हैं, दीर्घ। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रिक आपकी क्या होगी। ट्रिक होगी कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे। हर स्वर से दुगना समय जिसको उच्चारण में लग रहा है, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या में ये 7 होते हैं। कौन कौन से, आ, ई, उ, आई, ए, ऐ, ओ, औ। ये संख्या में 7 होते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बात करते हैं हम प्लुत स्वर की। तो प्लुत स्वर क्या होता है, जिन स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इसका सबसे खास बात क्या होती है कि इन स्वरों के आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, भैया। और एक और बात कि इन स्वरों का जो प्रयोग है, संवाद के समय किया जाता है, नाटक के संवाद के समय किया जाता है। ये चीज़ आप लोगों से पूछी जा सकती है कि नाटक के संवाद में किस स्वर का प्रयोग किया जाता है। तो नाटक के संवाद में आपका प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा और नोट डाउन करते हुए जाइएगा। यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे ज़्यादा कि जो आपका ह्रस्व स्वर है उसमें आपका कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में आपका दुगना समय लगता है, दोगुना समय लगेगा, और जो आपका प्लुत स्वर होगा उसमें 3 गुना समय लगेगा। साथ के साथ इसमें हिंदी की गिनती का 3 अंक लिखा होता है। इनका प्रयोग नाटक के संवाद में किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी आपके 3 तरह के स्वर होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अग्र स्वर। अर्ध स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में जीभ के आगे का हिस्सा उठता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर से, अग्र का मतलब क्या होता है, आगे, आगे वाला भाग। तो जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठेगा उसको हम अग्र स्वर कहेंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, संख्या में 5 होते हैं। कौन कौन से, ई, बड़ी ई, छोटी ई, ए, ऐ और री। सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है मध्य स्वर। इस यहाँ से क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। मध्य या केंद्रीय स्वर क्या होता है कि उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठता है। इसके उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा उठेगा, उस स्वर को हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर। ये संख्या में केवल 1 होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, केवल 1 होता है, और वो कौन सा होता है, एग्जाम में बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए जाएंगे और समझते हुए जाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है पश्च स्वर। थर्ड आपका होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में क्या होता है,
जिस स्वर के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है उसको हम क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या में 5 होते हैं, आ, उ, ओ, औ। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अच्छे से इनको देखते हुए जाएगा कि कौन से स्वर किस कैटेगरी में आते हैं और कितनी इनकी संख्या होती है, ताकि आप लोग कंफ्यूज न हो और अच्छे से कवर करते हुए जाए। अब बात करते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर हमारे स्वर 4 प्रकार के होते हैं: विवर्त, अर्धविवर्त, संवर्त और अर्धसंवर्त। सबसे पहले हम विवर्त की बात करते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है। ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम विवर्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या में कितना होता है? संख्या में केवल एक होता है, आ। ध्यान दीजिएगा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि विवर्त कौन सा होता है। तो विवर्त जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सबसे ज्यादा खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? विवर्त कहते हैं। संख्या में कितना है? केवल एक है। कौन सा है? आ। फिर बात करते हैं अर्धसंवर्त की। तो मुख द्वार जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार विवर्त की तुलना में कम खुलता है। ध्यान दीजिएगा, वो सबसे अधिक खुल रहा था, ये विवर्त की तुलना में कम खुल रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अर्धविवर्त कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? ए, री, ऐ, औ। इनको आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते हुए जाइएगा, समझते हुए जाइएगा, प्रैक्टिस करते हुए जाइएगा, तो बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं संवर्त की। तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? संवर्त कहते हैं। संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। ई, उ, औ। सॉरी, ई, उ। ये आपके 4 होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अर्धसंवर्त की। तो अर्धसंवर्त क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में संवर्त की तुलना में मुख अधिक खुलता है या मुख द्वार अधिक खुलता है उसको हम क्या कहते हैं? अर्धसंवर्त कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या में 2 होते हैं, ए और ओ। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए, इनका जो इनमें जो डिफरेंस है वो समझने की कोशिश कीजिए। अगर विवर्त की बात की जाए तो विवर्त में क्या है? मुख द्वार ज्यादा खुलता है। संवर्त में क्या है? मुख द्वार कम खुलता है। फिर अर्धविवर्त की बात करें तो अर्धविवर्त में क्या है? विवर्त की तुलना में कम खुलता है। और अर्धसंवर्त की बात करें तो संवर्त की तुलना में अधिक खुलता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि क्या किस में अधिक खुलता है, किस में तुलना से कम खुलता है, किस में तुलना से ज्यादा खुलता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे और ये स्वर वाला जो टॉपिक है आपको क्लियर भी हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।